जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हिस्ट्री पोर्शन की शुरुआत करते हैं। आपका वही पुराना चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति की जिसकी हम कल बात कर रहे थे, उसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि फ्रांस के अंदर एक राजा था जिसका एक निरंकुश रूप था, जो वहाँ के आम नागरिकों को परेशान करता था। और वहाँ के आम नागरिकों ने वहाँ पर जो किला था, वहाँ की जो जेल थी, उसको तोड़ करके काफ़ी सारे कैदियों को छुड़ाया था। इसके आगे हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पेज का पैराग्राफ नंबर 3। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside। 18वीं शताब्दी में जो पेरिस था और पूरा फ्रांस की राजधानी पेरिस और पूरा देश फ्रांस अपने अधिकारों के लिए अपने राजा से लड़ रहा था, क्योंकि राजा निरंकुश था, अधिकार देना नहीं चाहता था। Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it is the beginning of a chain of events ultimately led to the exclusion of the king in France। किसी भी देश में जब वहाँ का जो प्रशासन है, जब अपने आम नागरिकों की चिंता करना बंद कर देता है, या फिर उस देश में जब भी जो वहाँ के प्राइसेस हैं, खाने के प्राइसेस हैं, उनमें जब भी बढ़ोतरी होती है तो आम नागरिक परेशान होता है। महंगाई बढ़ती है तब आम नागरिक परेशान होता है। इस परेशानी को दूर करने का काम जो है वहाँ के प्रशासन का है। वहाँ जो भी राज कर रहा है उस देश में, उस राज्य में, उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फ्रांस का जो राजा था वो निरंकुश था और वो उसको इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। तो हुआ क्या कि जो वहाँ के खाने का सामान है, हाई प्राइसेस हो गए, उसके आम नागरिक को बहुत सारी परेशानियाँ हुई, जिससे आम नागरिक हताश होकर के अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करना उन्होंने शुरू किया। तो जो इतिहासकार हैं, अगर वो देखें कि फ्रांस का इतिहास जब भी वो पढ़ते हैं या देखते हैं, तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे विश्व में सबसे पहले फ्रांस से ही ये आवाज़ उठाई गई थी वहाँ के निरंकुश राजा के खिलाफ। तो इतिहासकार बताते हैं कि ये एक चेन है फ्रांस में अपने राजा का एक्सक्लूजन करने के लिए। एक्सक्लूजन का मतलब अपने राजा को उसके पद से हटाना, या वहाँ पर जो सत्ता चला रहा है राजा, उस सत्ता से दखल करना उसको। Though most people at the time didn't anticipate this outcome, how and why did this happen? कह रहा है कि काफी सारे लोग जिन्होंने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस विद्रोह का विरोध किया, वो सभी लोग सोचते हैं कि जब इसके परिणाम सामने आए, जब फ्रांस के राजा को वहाँ से हटाया गया, जब इसके परिणाम सामने आए, तो उस परिणाम को देखते हुए वो सभी सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में ये सब क्यों और कैसे हुआ। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं चैप्टर का। नेक्स्ट पेज का टॉपिक नंबर 1, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हमने बताया था कि शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। लेकिन थोड़े से फ्लैशबैक में चलेंगे। वो कह रहा है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी किस प्रकार की थी उस 18वीं शताब्दी के अंत में। 1789 का मतलब यही हुआ कि 18वीं शताब्दी का लास्ट रूप।
देखो जब भी बात करें कि डेट की, सदी किसको बोलते हैं, शताब्दी किसको बोलते हैं, सेंचुरी किसको बोलते हैं। अभी हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। तो 21st सेंचुरी का मतलब ऐसे वो सभी ईयर्स जो आफ्टर 2000 आए हैं, ये आफ्टर 20 आए हैं, वो सभी 21st सेंचुरी कहलाएं। ऐसे ही 17 के बाद जो ईयर्स चल रहे हैं, 1701 2 3 4 5 89 99, इनको सबको हम बोलेंगे ये 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो इससे थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं इस डेट से, और वो डेट है इन 1774, 1774। कुछ साल पीछे चलें अगर, तो हम देखते हैं in 1774 Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France। जिस राजा की अभी तक हम बात कर रहे थे पिछले पेज में, जिसके खिलाफ विद्रोह हो रहा था, उस राजा के बारे में अब हमको इसमें समझना है इस पेज में। और उस राजा की शुरुआत होती है 1774 से, और ये राजा जो है इसका नाम था लुईस 16, और ये एक बॉर्बन फैमिली से आता था, जो कि 1774 में इसको फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया। फ्रांस की राजगद्दी पर लुईस 16 को 1774 में बैठाया गया। उस समय ही वाज 20 years old and married to ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियो। कह रहा है कि जब वो 1774 में राजगद्दी पर बैठा फ्रांस की, तब वो केवल और केवल 20 years का था, 20 years का था लुईस 16। लुईस 16 जो है वो मात्र 20 years का था 1774। इसके बाद उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, उसकी जो वाइफ है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जिसका नाम मैरी एंटोनियो था, जिससे उसने शादी की। आगे बोल रहा है अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फॉर्म्ड एन एम्प्टी ट्रेजरी। वो बता रहा है कि जब वो राजगद्दी पर बैठा, जब लुईस 16 को फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया, तब फ्रांस का जो राजस्व था, फ्रांस का जो खजाना था, या फ्रांस का जो सरकारी पैसा था, वो पूरी तरह से एम्प्टी था, खाली था। ठीक है। आगे बोल रहा है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। फ्रांस ने काफी लंबे समय से फ्रांस ने वॉर्स का सामना किया है, युद्ध का सामना किया है काफी लंबे समय से। और उन युद्धों के दौरान जो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे, आर्थिक स्रोत थे, वो नष्ट हो चुके थे। जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं होंगे तो पैसा कहां से आएगा। ठीक है। आगे बोल रहा है एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइली। एक जगह का नाम है वर्साइली फ्रांस के अंदर, जहां पर बहुत सारे सरकारी आवास, सरकारी दफ्तर, कोर्ट्स, मींस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स से जुड़े हुए कई सारी चीजें वहां पर थी वर्साइली। तो होता क्या है, ये गवर्नमेंट चीजों की जितनी भी चीजें हैं, गवर्नमेंट चीजें हैं, उन सब के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी रहती है? वहां का जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी रहती है। तो जिम्मेदारी निभाने के लिए पैसा भी तो चाहिए होगा उस राजा को, तो उस राजा के पास पैसा था नहीं, तो वो प्रॉब्लम्स में आ गया। लुईस 16 जो है, क्योंकि उसको एम्प्टी मिला था, पूरा खाली राजस्व मिला था, अब उस राजस्व को वो भरेगा, तब फिर सरकारी चीजों को मेंटेन करेगा। आगे बोल रहा है कि अंडर लुईस 16 फ्रांस हैड द 13th अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस अमेरिका दोनों का जो कॉमन एनिमी था ब्रिटेन था।
दोनों का जो दुश्मन था वो ब्रिटेन था। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो बन ही जाता है, ये तो पता ही है आपको। फ्रांस का भी दुश्मन ये, इसका भी दुश्मन ये। तो फ्रांस ने अमेरिका से दोस्ती की। अमेरिका की 13 कॉलोनियां थी जो कि ब्रिटेन से लगी हुई थी, जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था। उन 13 कॉलोनियों को छुड़ाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। फ्रांस ने अमेरिका की मदद की 13 कॉलोनियों को छुड़ाने के लिए ब्रिटेन से, ठीक है। तो द वॉर added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. फ्रांस के पास ऑलरेडी 1 बिलियन लीवर का कर्ज हो रखा था। 1 बिलियन लीवर का कर्ज हो रखा था फ्रांस के पास। अब ये लीवर क्या होता है सर? आप जो पैसा रखते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? रुपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपीज। तो ऐसे ही ये इंडिया की करेंसी है रुपीज, तो वैसे इसको क्या बोलेंगे? ये फ्रांस की क्या थी? करेंसी थी, लीवर। फ्रांस में जो पैसे का लेन देन होता था उसको लीवर बोलते थे, लीवर्स, ठीक है। तो 1 बिलियन लीवर का कर्ज ले रखा था फ्रांस ने, जो आगे चलकर युद्ध का सामना करते करते 2 बिलियन लीवर का कर्ज हो गया उसके पास। फ्रांस कर्ज तले दब गया था। आगे बोल रहा है कि lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. अब कह रहा है कि जब कर्ज हो जाएगा तो जिससे हमने लिया होगा समय पर नहीं चुकाएंगे तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा। क्या बढ़ा दिया जाएगा? इंटरेस्ट, ब्याज। तो ब्याज पर पैसा लेते थे लोग, क्योंकि पैसा था नहीं लोगों के पास, रिसोर्सेस खत्म हो चुके थे। ब्याज पर पैसा लेना ही एक सहारा बचा था। तो धीरे धीरे जो देने वाले लोग थे, लेंडर्स थे, बड़े बड़े जमींदार थे, साहूकार थे, उन्होंने पैसा 10% ब्याज पर देना शुरू कर दिया, जिससे कि वहां के लोगों को और भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आगे बोल रहा है कि so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. तो अब जो फ्रांस का शासन था उस समय, तो कहीं ना कहीं उसको भी इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा, साथ में जो पैसा ले रखा है वो भी चुकाना पड़ेगा। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the port, running government offices or universities, and the state was forced to increase taxes. अब हुआ क्या कि भाई कर्ज तो है ही है, साथ में प्रशासन भी चलाना और गवर्नमेंट चीजों का रखरखाव भी करना। तो ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे वहाँ की गवर्नमेंट के, या जो राजा था, राजा प्रशासन वहाँ का, तो उसके जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि यूनिवर्सिटीज को चलाना, उनको मेंटेन करना, कोर्स को मेंटेन करना, वहाँ की जो सेना है उसको सैलरी देना, सेना को रखना, इन सभी चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ कर्ज भी चुकाना है। तो एक फोर्स बढ़ता जा रहा था वहाँ के प्रशासन पर। तो फोर्स बढ़ने पर लुईस 16 ने क्या किया कि लुईस 16 ने अपने राज्यों को निर्देश दिए कि आपको जो टैक्स है, टैक्स जो जनता के द्वारा टैक्स दिया जाता है, उस टैक्स में आप इंक्रीजमेंट कीजिए। Yet even this measure could not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only member of the 3rd estate paid taxes. कह रहा है कि टैक्स इंक्रीज करना भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा। अब इंसान कब तक टैक्स देगा? तो उसने क्या किया, जो सोसाइटी थी, समाज था फ्रांस का उस समय का, वो सोसाइटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वहां की सोसाइटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया और 3 कैटेगरी में से केवल तीसरी कैटेगरी के लोग ही टैक्स पे करते थे। पहली और दूसरी कैटेगरी के लोग टैक्स पे नहीं करते थे।
इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। यहाँ तक आपको फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी इसका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम सेकंड पैराग्राफ कल डिस्कस करेंगे। चलिए, और आप लोग इसको घर पर स्टडी कीजिएगा। इसकी जो वोकैब है, वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको आप सर्च करके उन वर्ड मीनिंग्स को नोट कीजिएगा। इसके आगे कल चर्चा करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।